हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरीज लॉ डिस्कस किया था, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ डिस्कस किया था। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, और उसके बाद हम वेपर प्रेशर जब समझ जाएंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, तो हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ। अब वेपर प्रेशर किस केस में, तो वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। पहले हम लोगों को ये समझना है और उसके बाद हम राउल्स लॉ समझेंगे इसी कंसेप्ट के बेस पर। और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है, तो हम लोग वेपर प्रेशर देखते हैं क्या होता है। अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर क्या होता है कि सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा है, और वो लिक्विड कैसा है, वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब अ लिक्विड विच कैन बी वेपराइज, जो कि वेपराइज हो जाए। तो वो वॉलेटाइल लिक्विड है और ये कंटेनर हमने कर दिया बंद। क्योंकि इसका नेचर वॉलेटाइल नेचर का है, तो क्या होगा कि ये वॉलेटाइल हो रहा होगा, और वॉलेटाइल हो गए तो ये लिक्विड यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर होगा ये गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पर वेपर्स हैं, इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप कर रही होंगी लिक्विड की सरफेस पर। लिक्विड की सरफेस पर ये एक प्रेशर डेवलप कर रही होंगी। कौन? इस वॉलेटाइल लिक्विड की वेपर्स। इस वॉलेटाइल लिक्विड की वेपर्स लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप कर रही होंगी, और जो प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा वही प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब दो कंडीशंस हैं कि ये प्रेशर कब डेवलप होगा, तो ये प्रेशर तब डेवलप होगा, वेपर प्रेशर तब डेवलप होता है जब हमारा सिस्टम कैसा हो, सिस्टम हो हमारा पास एट इक्विलिब्रियम, यानी कंडीशन क्या हो, इक्विलिब्रियम पर हो, यानी सब कुछ कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, जो एनवायरमेंटल प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है, और उस समय जो यहाँ वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड की सरफेस पर, उसको क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। तो आप डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या कहेगी, तो डेफिनेशन कहती है द प्रेशर exerted by the liquid, the pressure exerted by the vapors, the pressure exerted by the vapors or gas over the surface of liquid, over the surface of liquid at constant temperature, and equilibrium, at constant temperature and equilibrium। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई इसकी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वेपर्स के थ्रू। और क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स को, कैसी वेपर्स, वेपर्स ऑफ, या हम इसको कर लें वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर वॉलेटाइल लिक्विड की गैस के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो वेपर प्रेशर है। यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर, जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो जाता है। जब यहाँ इक्विलिब्रियम है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दो स्टेट क्या होंगी, दोनों रिएक्शंस की स्पीड बराबर होगी। अब वो दोनों रिएक्शन का रेट बराबर होगा, वो कौन कौन सी रिएक्शन है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, और रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन जब एक दूसरे के बराबर हो गया होगा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया होगा, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर यहाँ होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो ये आपको क्लियर हो जाता है वेपर प्रेशर। अब जब वेपर प्रेशर क्लियर हो जाता है तो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो होगा हमारे पास टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। अब डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, सपोज करते हैं अगर मैं इसको यहाँ से टेम्परेचर देना स्टार्ट करूँ
तो टेम्परेचर देना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, ये जो वोलेटाइल लिक्विड है इसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनमें कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ गया तो क्या होगा, ये वेपर्स ज़्यादा बनाने लगेंगे। जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो वो ज़्यादा वेपर्स ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें वोलेटाइल लिक्विड के केस में तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम ये कहें कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। चलिए ये बात हुई। टेम्परेचर के बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर, और वो होता है हमारे पास, अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर हम कहें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसी की भी बात कर सकते हैं, सॉल्यूट की भी बात कर सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सपोज करो कि यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिए, चलिए सॉल्यूट कह लें, हमारे पास 2 सॉल्वेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास अल्कोहल, एक है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, और एक वोलेटाइल दूसरा लिक्विड है हमारे पास और वो है ईथर, CH3OCH3, यह है ईथर। अब एक अल्कोहल है और एक ईथर है, दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं, दोनों ही एक, यानी एक अल्कोहल है और एक ईथर है और दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। तो अगर ये दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं तो क्या होगा, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इंट्रैक्शन, यहाँ क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है, वीक। और अगर यहाँ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जहाँ पर इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीक होगा उसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे, और जिसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे वो जल्दी वेपराइज होगा। यहाँ बात करें तो है तो ये भी वॉलेटाइल, लेकिन ये क्या करता है कि एक अल्कोहल का पार्टिकल दूसरे अल्कोहल से H बॉन्डिंग कर लेता है, दूसरे अल्कोहल से क्या कर लेता है, H बॉन्डिंग, और जब H बॉन्डिंग हो जाता है तो इनका इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, ईथर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग, और अगर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो बॉन्ड लेट टूटेंगे, और बॉन्ड लेट टूटेंगे तो लेट वेपर्स बनेंगी, और लेट वेपर्स बनेंगी तो लेट वेपर्स प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी नेचर के ऊपर क्या है कि अगर वोलेटाइल लिक्विड ही है, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें वीक होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए अगर हम अल्कोहल के केस में बात करें तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। लेकिन अगर हम ईथर से कंपेयर करें तो ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, वीक है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूट का कंसेप्ट आता है। आगे अगर हम अगला कंसेप्ट देखें, यानी तीसरा फैक्टर देखें, तो बच्चों थर्ड फैक्टर यहाँ पर हो सकता है आपका बॉइलिंग। थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग कैसे, अब देखो बॉइलिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंपोनेंट को, किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को बॉयल कर रहे हो और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, बॉइलिंग कहूँ या पूरा बोलूँ तो बॉइलिंग पॉइंट, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल होगा, और जो जल्दी बॉयल होगा वो वेपर प्रेशर भी जल्दी डेवलप करेगा, और जल्दी वेपर प्रेशर डेवलप करेगा और ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। तो हम क्या कहेंगे, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाइयर द वेपर प्रेशर। यानी अगर हमें 2 लिक्विड्स दे दिए और कहा ये दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये थर्ड फैक्टर हमारा हो जाता है। उसके बाद आता है प्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट। प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट इज हैविंग मोर वेपर प्रेशर या हायर वेपर प्रेशर देन सॉल्यूशन। यानी एक हमारे पास कंपोनेंट है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये है और इसमें केवल प्योर कोई सॉल्वेंट है, और ये है इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं।
तो कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा? तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेपर प्रेशर को कंप्लीट करते हैं। अब वेपर प्रेशर जब हमें क्लियर हो गया होगा तो अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी? राउल्ट्स लॉ की, कि राउल्ट्स लॉ ने वेपर प्रेशर का केस कैसे एक्सप्लेन किया था। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ। देख लीजिए। होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। मैं इसको अब रब कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है वेपर प्रेशर के एक्सप्लेनेशन में, तो वो अब हम लोगों को डिस्कस करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है ये बताते हैं। पहले लॉ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या। राउल्ट्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ each volatile component, the partial pressure of each volatile component in liquid is directly proportional to the mole fraction, proportional to its mole fraction in solution और लिक्विड फेस। अब आप कह रहे होंगे कि सर यही तो एक्सप्लेनेशन दिया था किसने? यही तो हेनरीज ने कहा था और यही हमारे राउल्ट्स कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, तो पहले आप ये समझिए। देखिए हेनरीज क्या था? हेनरीज ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, गैस के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये बात कही थी। और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल फ्रैक्शन के था, और ये हमारे पास फॉर्मूला आया था किसके लिए? हेनरीज लॉ के लिए। लेकिन हमने वहाँ देखा था कि वहाँ क्या था? लिक्विड तो अलग सब्सटेंस था, लिक्विड बिल्कुल सेपरेट था और गैस सेपरेट थी। जैसे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अलग चीज़ है ना, लिक्विड है। और गैस कौन सी होती है वहाँ पर? CO2। गैस कौन सी थी वहाँ पर? CO2। तो वहाँ पर क्या था? एक डिफरेंट गैस को एक डिफरेंट लिक्विड में, जब एक डिफरेंट गैस एक डिफरेंट लिक्विड में मिक्स हो रही थी, तो वो कंडीशन बताई जा रही थी कि ये बताया जा रहा था कि जितनी ज़्यादा गैस जितनी ज़्यादा डिफरेंट लिक्विड में मिक्स होगी, तो जितनी ज़्यादा गैस डिफरेंट लिक्विड में मिक्स होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, और उसी को हम बोल रहे थे हेनरीज का प्रेशर। ठीक है, वो था उस गैस का प्रेशर। यानी यहाँ पर डिफरेंट गैस थी और डिफरेंट लिक्विड था, और जो एक डिफरेंट गैस और डिफरेंट लिक्विड को आपस में मिलने पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा था, उस प्रेशर को हम हेनरीज लॉ से एक्सप्लेन कर रहे थे। अब यहाँ क्या है? तो यहाँ समझिए, पहली बात, यहाँ पर कंपोनेंट कैसे हैं? गैस कैसी है? वोलेटाइल। यानी कंपोनेंट कैसा है? वोलेटाइल। वहाँ पर वोलेटाइल का नेचर जिक्र नहीं था, यहाँ पर क्या है? वोलेटाइल। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर वो जो गैस है और यहाँ जो लिक्विड है वो एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं। यहाँ पर रॉल्स के लॉ में गैस और लिक्विड एक ही सब्सटेंस से बने हैं। यानी जो गैस यहाँ डेवलप हो रही है, जो प्रेशर डेवलप कर रही है, वो किससे मिलकर बनी है? इसी लिक्विड की वेपर्स तो हैं, ये इसी लिक्विड की वेपर्स तो हैं, इस वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स ही तो हैं जो यहाँ प्रेशर डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ क्या, वहाँ क्या डिफरेंस है? वहाँ गैस और लिक्विड, एक गैस बिल्कुल अलग होती है और लिक्विड अलग होता है, दोनों की मिक्सिंग होने पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी बात की जाती है। यहाँ पर एक ही सब्सटेंस की, उसी वोलेटाइल सब्सटेंस की गैसियस पार्टिकल्स हैं और उसी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिक्विड, वही वोलेटाइल सब्सटेंस लिक्विड में है, और उन दोनों के बीच में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ के हिसाब से उस प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं। तो रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर दोनों का सेम होता है, यानी दोनों ही एक ही कंपोनेंट के होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड के ही। बस एक जो होता है वो वोलेटाइल लिक्विड होता है और यहाँ पर वो गैस बन जाती है, यानी एक ही सब्सटेंस गैस और लिक्विड होता है, यहाँ अलग अलग दो सब्सटेंस होते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात? चलिए, अब जब ये बात क्लियर हो जाती है तो मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले तीन टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब तीनों टर्म क्या है कि सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, कोई वोलेटाइल लिक्विड ए है, ठीक है, और ये कंटेनर बंद है। तो हमने कहा कि ये वोलेटाइल लिक्विड है तो ये वेपराइज होगा, वोलेटाइल है तो वेपराइज होगा, और जब यहाँ वेपराइज होगा तो यहाँ पर कोई प्रेशर डेवलप कर रहा होगा लिक्विड की सरफेस पर। तो इस समय जो यहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा होगा इसको क्या बोलेंगे?
प्योर प्रेशर, और प्योर प्रेशर को हम क्या दिखाते हैं, नॉट से। जब हम नॉट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि प्योर प्रेशर ऑफ ए, ए के प्योर प्रेशर है यहाँ पर, ये क्लियर है। तो प्योर प्रेशर का मतलब होता है जब एक ही कंपोनेंट हो और उसी की वेपर्स प्रेशर डेवलप कर रही हो, तो ये होता है प्योर प्रेशर। अब दूसरी बात आती है कि हमने क्या कहा, हमारे पास हमने एक लिक्विड लिया, एक सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन के अंदर इस बार कितने कंपोनेंट थे, 2, ए और बी, 2 कंपोनेंट थे, और दोनों ही वोलेटाइल थे। जब ये दोनों ही वोलेटाइल थे तो दोनों की गैसियस पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे, दोनों के गैसियस पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे, और दोनों के ही गैसियस पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे। बताइए कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। अब अगर मैं इन दोनों गैसियस पार्टिकल में से किसी एक गैसियस पार्टिकल्स के प्रेशर की बात करूं, सपोज करो मैं ए के प्रेशर की बात करूं, ए के प्रेशर की बात करूं, बी की ना करूं, तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। ये उसको मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल माने क्या होता है, हाफ। देखिए भाई, फुल प्रेशर कब लग रहा है, ए और बी की वजह से, लेकिन हम ए और बी की वजह से प्रेशर की बात नहीं कर रहे, मैं दोनों के प्रेशर के बीच में एक प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो जब मैं एक प्रेशर की बात कर रहा हूं तो वो है पार्शियल प्रेशर। अगर मैं बी की बात करता तो वो क्या होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो और उन दोनों कंपोनेंट के मिक्सचर का जो प्रेशर है उसमें से हम किसी एक कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। अब तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है हमारे पास टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है कि 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी, दोनों की वेपर्स यहाँ पर हैं और दोनों की वेपर्स यहाँ पर प्रेशर डाल रही हैं। इस समय अगर मैं यहाँ प्रेशर मीज़र करूँ, फाइनल प्रेशर मीज़र करूँ, तो वो क्या होगा, पीटी, और उस यानी वो पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, यानी इन दोनों कंपोनेंट की वजह से जो यहाँ प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, तो टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी ए के प्रेशर की वजह से और बी के प्रेशर की वजह से, तभी तो टोटल प्रेशर बनेगा। ए का प्रेशर और बी का प्रेशर, ए जितना प्रेशर और बी जितना प्रेशर जितना यहाँ डेवलप कर रहे होंगे तभी तो टोटल प्रेशर बनेगा। तो पार्शियल टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हमेशा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको राउल्ट लॉ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब अकेला एक कंपोनेंट हो और उसकी वेपर्स के थ्रू एक प्रेशर डेवलप हो रहा हो लिक्विड की सरफेस पर, तो वो होता है प्योर प्रेशर। ठीक है, अगर 2 कंपोनेंट्स हैं और वो दोनों ही प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रेशर की बात करते हैं, दोनों में से एक की, उस मिक्सचर में दोनों में से एक की बात करते हैं, तो वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। और जब हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो वो होता है, जब सारे पूरे प्रेशर की बात करते हैं तो होता है टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर हमेशा सम होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से बात क्लियर हो जानी चाहिए। और अब राउल्ट्स लॉ भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगर राउल्ट्स लॉ भी क्लियर हो गया है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली। अब राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, राउल्ट्स लॉ में 2 केसेस बनते हैं। अब हम ले रहे हैं पहले केस 1, केस फर्स्ट। अब ये केस फर्स्ट क्या है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या है, तो केस फर्स्ट है कि जब हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट है, जब हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब उसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट है और उस सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल ही क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन बन रहा है, तब हम बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं जो वोलेटाइल सॉल्यूट है, देखिए ये यहाँ पर ये एक लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम सपोज करो बी बोल रहे हैं। ठीक है, वोलेटाइल ए अगर यहाँ कोई प्रेशर डेवलप कर रहा होगा तो ये क्या होगा, प्योर प्रेशर ऑफ ए। ये डेवलप कर रहा होगा तो इसको क्या होगा, प्योर प्रेशर ऑफ बी। सपोज करते हैं ये क्या है, इसको हमने क्या माना, सॉल्वेंट, और इसको हमने क्या माना, सॉल्यूट। किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन के आया। और ये सॉल्यूशन क्या है, ए और बी से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन। और यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा उस समय वो क्या होगा, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर किसकी वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, अब ये तो हमने अपनी अभी कंडीशन पढ़ी तो उसके साथ है। अब रॉल्स क्या कहता है, रॉल्स कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे ये वाला वोलेटाइल कंपोनेंट हो चाहे ये वाला वोलेटाइल कंपोनेंट हो, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं इसकी बात करूं ए वाले की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड के अंदर। यानी वो कह रहा है कि इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी यहाँ जो ए जो जितना प्रेशर डेवलप कर रही होगी वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ए के यहाँ पर कितने मोल डिजोल्व हैं या कितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है। जितने ज़्यादा ए के मोल्स लिक्विड में डिजोल्व होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पार्शियल प्रेशर ए का होगा।
तो उसने इसलिए कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब बी के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ तो बी के भी पार्टिकल्स हैं, तो बी के भी, तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अब हमें पता है मैथमेटिकली कि ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, देखो ए के लिए ये जो प्योर प्रेशर है ये कांस्टेंट होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। बी के लिए इसका जो प्रेशर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो फॉर्मूले से हमने ये बना लिया, ठीक है। और पी ए और पी बी क्या है, कांस्टेंट है। बी के लिए ये कांस्टेंट है, ए के लिए ये प्योर प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि हमें पता है पी टोटल, अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर अभी भी बताया था क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है। अब टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है, तो जरा मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से, ये रहा ए की वैल्यू और ये रही बी की वैल्यू। तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। होगा या नहीं। अब पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन, अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। हम पढ़ के आए हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। और अगर मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को सेपरेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जहाँ पर है मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ वहाँ पर। तो अगर मैं ये वैल्यू वहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्योर, ठीक है, प्योर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। होगा या नहीं। अब ये पी बी अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। होगा या नहीं, जब पी बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ आगे करूँ तो ये होगा पी टी इज इक्वल टू, इधर हो जाता हूँ मैं, पी टी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको देखो आपको, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। होगा या नहीं। बस इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो पी टी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ तो एक्स ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और एक्स ए अगर यहाँ से कॉमन हो जाता है तो बचेगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग देखेंगे तो हम एक बस एक टर्म कंसीडर मानकर चलेंगे कि यहाँ पर जो पी ए नॉट था, पी ए प्रेशर ऑफ ए जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था प्रेशर ऑफ बी से, ये मानकर चलेंगे बस, प्रेशर ऑफ बी से ज़्यादा था, तो ये हम इसलिए ऐसा करके ला रहे हैं, ठीक है। तो ये होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं, तो हमने क्या किया कि प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी जब दो वोलेटाइल सब्सटेंसेज आपस में डालते हैं तो फाइनल प्रेशर क्या आता है, इतना आता है, ठीक है। फाइनल प्रेशर क्या आता है, इतना आता है। दिस इज द, ये पहला केस था कब, जब वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, तो ये फॉर्मूला होगा टोटल प्रेशर को फाइंड करने का। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप इसको एक बार, होप आपने इसको अब देख लिया होगा। तो चलिए इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। अगर मैं इसको कंप्लीट रब कर दूँ तो अब हम दूसरा केस देखेंगे। अब हम सेकंड केस देखें तो सेकंड केस हमारे पास क्या है वो समझते हैं। सेकंड केस में हमसे कहता है कि केस 2, रॉड्स का केस 2 कहता है, केस सेकंड कहता है कि जब हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, लेकिन वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, और एक सॉल्यूशन बने, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू रॉड्स क्या प्रेशर होगा, क्या प्रेशर होगा। तो आप खुद समझिए कि पहले क्या था, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सपोज करते हैं प्योर सॉल्वेंट है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर इसके प्योर सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल्स होंगे, और प्योर सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, तो सारा का सारा वोलेटाइल हो रहा होगा, और यहाँ कोई प्रेशर डेवलप कर रहा होगा, ठीक है। जो प्रेशर डेवलप कर रहा होगा उसको हमने क्या दिया, पी ए नॉट, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको किसके साथ मिला दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है, और वो क्या है, वो वोलेटाइल नहीं होता है, वेपराइज नहीं होता है। इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। अब जब हम इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं तो एक नया सॉल्यूशन बन के आया,
और अब आप खुद समझिए, जब ये सॉल्यूशन बन गया तो दोनों के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो बड़े दिखाए हैं ये हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स और ये हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ये हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, इस तरीके से सरफेस पर होंगे। लेकिन हमें पता है कि वोलेटाइल नेचर किसका है, केवल और केवल सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का तो इस बार वोलेटाइल नेचर है नहीं, तो क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में इस बार क्या होगा, यहाँ प्रेशर कम डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो प्रेशर डेवलप करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में अगर हम टोटल प्रेशर देखें तो टोटल प्रेशर तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अभी हमने पीछे किया था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन अगर हम इसे ए बोल रहे हैं और इस कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल को बी कंपोनेंट बोल रहे हैं, तो बी तो एक नॉन वोलेटाइल है, और अगर वो बी नॉन वोलेटाइल है तो वो तो यहाँ प्रेशर डेवलप ही नहीं कर रहा होगा, और जब वो डेवलप नहीं कर रहा होगा तो इसका प्योर प्रेशर कितना होगा, 0। और अगर इसका नॉन वोलेटाइल के केस में प्योर प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि वो वोलेटाइल तो है ही नहीं, वो प्रेशर डेवलप ही नहीं करेगा। तो जब वो प्रेशर डेवलप नहीं करेगा तो प्योर प्रेशर बी का कितना होगा, 0। और इस 0 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 0 इंटू एक्स बी। तो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और पी टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए। तो नॉन वोलेटाइल के केस में टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट के प्रेशर पर, ना कि सॉल्यूट के प्रेशर पर, क्योंकि सॉल्यूट का तो प्रेशर डेवलप होगा ही नहीं। अब हम यहाँ से एक टर्म आगे बढ़ रहे हैं जो अभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दोबारा डिस्कस करेंगे, और वो होगा हमारे पास RLVP। RLVP, अब ये RLVP क्या होता है, तो RLVP होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी अगर हम ये जानना चाहें कि यहाँ प्रेशर कितना कम हुआ है, तो कितना कम प्रेशर का डिफरेंस जानना चाहें तो डेल पी लिखेंगे, डेल पी लिखेंगे। और किससे कम हुआ है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जब प्योर प्रेशर था तो प्योर प्रेशर का पी ए नॉट था, जब उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वो सॉल्यूशन बन गया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर जब वो सॉल्यूशन बन गया तो यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के। और मैंने वेपर प्रेशर के शुरू में भी प्रॉपर्टीज में भी फोर्थ प्रॉपर्टी बताया था कि अगर प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो हो गया पी ए नॉट, हुआ या नहीं हुआ। और इसका यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है पी ए, केवल ए की वजह से। तो क्या होगा, माइनस पी ए, और ये क्या है, पी ए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का वेपर। अब ये जो पी नॉट है माइनस पी ए है, ये जो पी ए है ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पी ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। तो अगर मैं पी ए नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत, डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए, हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। और अगर मैं डेल पी इज इक्वल टू ऐसे कह दूं कि पी ए नॉट को मैं कॉमन ले लूं और यहाँ लिख दूं 1 माइनस एक्स ए, तो कोई प्रॉब्लम। और 1 माइनस एक्स ए हमें पता है, 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसी कंपोनेंट के क्या होते हैं, 1 के बराबर। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए, तो ये 1 माइनस एक्स ए किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अगर मैं इस पी ए नॉट को नीचे ले जाऊं तो डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी हमने क्या किया, हमने प्योर प्रेशर को किससे कंपेयर कर दिया, चेंज इन प्रेशर से। जब चेंज इन प्रेशर को प्योर प्रेशर के रिलेशन में ले आते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी ये टर्म कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चेंज इन प्रेशर को जब प्योर प्रेशर से हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर कितना प्रेशर में कमी आई, कितने प्रेशर में कमी आई, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर आई, वो प्रेशर में कितनी कमी आई, बी क्या है, बी था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल्स हैं।
सॉल्यूट की वजह से तो प्रेशर में कमी आई है। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया था, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया था। तो किसकी वजह से हुआ था? सॉल्यूट की वजह से। तो ये सॉल्यूट का ही तो मोल फ्रैक्शन है। तो क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जितने प्रेशर में कमी आई है वो किसकी वजह से आती है? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वजह से आती है। तो ये है हमारा कंप्लीट कंसेप्ट रॉल्स लॉ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पूरे कंसेप्ट की। तो देखिए, हम लोगों ने वेपर प्रेशर से स्टार्ट किया था और वेपर प्रेशर में हमने कहा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पर लिक्विड की सरफेस पर गैसियस पार्टिकल्स की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर जनरली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला होता है हमारे पास टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सेकंड होता है हमारे पास, अगर हम दूसरी बात करें तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर की बात करें तो अगर वहाँ पर बाइंडिंग फोर्स या फिर कहें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो जिन पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है उनका वेपर प्रेशर कम होता है। जैसे मैंने ईथर और अल्कोहल का एग्जाम्पल आपको कराया था। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था। थर्ड बात करी थी हमने बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। फोर्थ बात करी थी हमने प्योरिटी की, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैंने आपको 3 टर्म बताए थे, प्योर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो प्योर प्रेशर का मतलब है जब एक ही कंपोनेंट होगा और उसका जो प्रेशर होगा वो प्योर प्रेशर होगा और उसको PA0 से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट लगा देंगे यानी। टोटल प्रेशर होता है कि जब दोनों कंपोनेंट का फाइनल प्रेशर हम निकाल कर लाते हैं, PA + PB करते हैं तो वो टोटल प्रेशर होता है। और टोटल प्रेशर में से अगर एक कंपोनेंट का हमें देखना है तो वो होता है पार्शियल प्रेशर। फिर हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस किया था। तो रॉल्स लॉ कहता है कि किसी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उन दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उनके मोल फ्रैक्शन के। मैंने करके दिखाया था ना, अगर ए की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था तो प्योर कांस्टेंट, प्योर प्रेशर को हम क्या लाए थे? कांस्टेंट। तो PA = यानी PA = हो गया था ये और PB = हो गया था ये, और PT की यानी PT = होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A + पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी थी, और जब हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी थी तो हम एक फॉर्मूला फाइंड करके लाए थे। ठीक है, इसी तरीके से जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि वो केस 1 था, जब केस 2 में हमने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में ये जो PB0 था, यानी जो अगर हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 कंसीडर किया, और 0 की वजह से सारा टर्म 0 हो गया और हमारे पास केवल और केवल ये रह गया। जब हमारे पास केवल और केवल ये रह गया तो हमने देखा कि एक्चुअल में कितना चेंज आया है प्रेशर में। तो प्रेशर में चेंज के लिए डेल P लगाते हैं, और डेल P कितना आया है कि प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा था और A का प्रेशर यानी सॉल्यूशन का प्रेशर कम था। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा था और PA, ये जो सॉल्यूशन बना ये वाला डाटा कम था, तो इसमें से हमने इसको घटा दिया और PA की जगह हमने कौन सा डाटा रख दिया? ये वाला। जब हमने ये वाला डाटा रखा और यहाँ से कॉमन करते लाए तो ये आया। जब इन दोनों को रिलेशन निकाला, ठीक है, रिलेशन में लाए तो ये क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, और वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वजह से प्रेशर में जितनी कमी आती है इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हल्का सा मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए अगर हम कहें कि हमारे पास, अगर हम कहें कि PA = PA0 और XA है, ठीक है, तो क्योंकि ये ओरिजिन है तो इसे हम किससे, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल सोचें तो y = mx से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से डेवलप हो रहे हैं तो ये y = mx से कंपेयर होंगे, और ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा स्लोप हो गया। तो हम कह रहे हैं कि y एक्सिस तो ये है PA, ठीक है, x एक्सिस सपोज करते हैं ये है जहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A ले रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या था कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 0 लूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 0 होते ही ये सारा प्योर प्रेशर भी 0 हो जाएगा, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A = 1 लूँ तो 1 लेते ही क्या होगा कि PA0 कोई वैल्यू आएगी, और वो यहाँ तो हो नहीं सकती, तो सपोज करते हैं वो पॉइंट हमने यहाँ मान लिया कि ये PA0 है। ठीक है, और हमें जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम लाइन खींच सकते हैं।
ठीक है, लो मैंने खींच दी तो हमें क्या हो गया, ये स्लोप मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी के लिए ग्राफ खींचूँ तो वो भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस होगा। और मैं दूसरा ग्राफ ना खींच के यही ग्राफ यहीं कंपेयर करूँ तो अभी आप इस वाले टर्म को भूल जाइए। मैं कहता हूँ कि ये था हमारा वाई एक्सिस जिसको हम पी बी बोल रहे हैं, और ये है हमारी एक्स एक्सिस जिसको हम एक्स बी बोल रहे हैं। और अगर मैं एक्स बी की वैल्यू 0 रखता हूँ तो पी बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और पी बी 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 0 है और पी बी भी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को यहीं दिखा दूँ तो ये क्या होगा कि मैं वो पॉइंट ये है, तो यानी यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने थे, 0, और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था, 1 पहले के केस में। और अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कह रहा हूँ तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होंगे 0 और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होंगे 1। और इस केस में जब 1 वैल्यू रखेंगे तो पी बी की कोई वैल्यू आएगी जिसको हमने यहाँ इस पॉइंट पर मान लिया, और इस तरीके से यहाँ लाइन खींच दी, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया। तो ये क्या है, ये पी बी नॉट है और ये पी ए नॉट है। और जब पी ए नॉट और पी बी को हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।